हाय गाइज, स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल योर टीचर में। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट शेयर भी अच्छा कर दीजिएगा, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है। तो चलिए, आज का जो मास्टर क्लासेस है एकदम धांसू क्लास है, एकदम बढ़िया स्टोरी के साथ मैं आपको समझा दूँगा। ये क्लास देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आपको हिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये स्टोरी है द रियल स्टोरी ऑफ हर्षवर्धन। देखिए, उस टाइम पीरियड में उत्तर भारत में बहुत से छोटे बड़े राज्य थे और इन छोटे बड़े राज्यों में से दिल्ली से थोड़ी सी दूर स्थानेश्वर या थानेश्वर नाम का एक राज्य था। यहाँ के राजा थे राजा प्रभाकर वर्धन और इनकी पत्नी का नाम था रानी यशोमती। इनकी 3 संतानें थी, बड़ा राज्यवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन और इनकी लाडली पुत्री जो थी उनका नाम था राजश्री। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राजश्री जब बड़ी हुई तब इनका विवाह उस समय बहुत बड़े प्रतापी राजा यानी कन्नौज के राजा गृहवर्मा के साथ हो गई। किसके साथ? कन्नौज के राजा गृहवर्मा के साथ। अब देखिए क्या होता है कि उस समय पश्चिम में हुनों का आक्रमण का सिलसिला चल रहा था। तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों भाई पश्चिम में हुनों की आक्रमण को दबाने के लिए निकल पड़े थे और राज्यवर्धन अपनी सेना लेकर काफ़ी आगे निकल गए और हर्षवर्धन को शिकार खेलने का शौक था तो वो शिकार खेलते खेलते पीछे रह गए। उसी समय हर्षवर्धन के पास सूचना पहुंचती है कि इनके पिता यानी प्रभाकर वर्धन काफ़ी बीमार हो गए हैं और ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो ये सूचना पाकर हर्षवर्धन अपनी राजधानी लौटते हैं यानी थानेश्वर लौटते हैं और जैसे ही वो लौटते हैं उनकी पिता चल बसते हैं, मतलब आखिरी सांसें उनकी ख़त्म हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, उस टाइम पीरियड में सती प्रथा भी चलती थी। तो पिता तो चल बसे और सती प्रथा चलने के कारण उनकी माँ यानी यशोमती भी सती हो गई। इतने बड़े दुखों का पहाड़ माता पिता दोनों चल बसे, अकेले हर्षवर्धन सहन कर रहा था। जब हुनों का अभियान मतलब हुनों का जो अटैक को ख़त्म करने के लिए राज्यवर्धन गए थे, जब ये ख़त्म हो जाता है, जब राज्यवर्धन राजधानी लौटते हैं तो ये पूरी कहानी हर्षवर्धन अपने भाई को सुनाते हैं और सुनने के बाद दोनों भाई फूट फूट कर रोते हैं। अब देखिए कहानी का अब ट्विस्टिंग मोड़ है, मतलब एक संकट गई और दूसरा संकट सामने आकर खड़ा है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है कि उसी समय जब दोनों भाई आपस में लिपट कर रो रहे थे, कन्नौज से एक दूत आता है। कन्नौज से एक दूत आता है शोक भरा समाचार लेकर। वो कन्नौज का जो दूत है आके कहता है कि महाराज, इस दुख की घड़ी में मैं और एक दुख भरा समाचार लेकर आया हूँ। तब इन दोनों भाई को लगता है कि शायद राजश्री को पता चल गया है कि माता पिता नहीं रहे। इसीलिए कन्नौज के दूत से पूछते हैं कि क्या समाचार लेकर आए हो, आप बोलो। तो कन्नौज का दूत कहता है कि महाराज, एक बहुत बड़ा दुख भरा समाचार है। आपकी मतलब आपके जो नरेश जिनसे राजश्री का विवाह हुआ, मालवा नरेश देवगुप्त ने कन्नौज के राजा गृहवर्मा की हत्या कर दी। मालवा नरेश देवगुप्त ने कन्नौज के राजा गृहवर्मा की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, आपकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया गया है। ये समाचार सुनने के बाद आग बबूला हो उठते हैं राजा राज्यवर्धन हर्षवर्धन को आज्ञा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम राजधानी में रुककर ही शासन कार्य संभालो, मैं उस दुष्ट मालवा नरेश देवगुप्त को प्राण दंड की सजा देकर आता हूँ। और इतना कहकर वो अपने सेनापति भांडी को लेकर निकल पड़ते हैं
मालवा नरेश देवगुप्त को आसानी से वो परास्त कर देते हैं, उनकी पराजय कर देते हैं। लेकिन देखिए यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती है, कहानी में और एक दूसरा सेगमेंट आता है, एक नया मोड़ आ जाता है। जब उस दुष्ट मालवा नरेश देवगुप्त को मृत्युदंड की सज़ा देकर वो अभियान से वापस आते हैं अपनी बहन को लेकर, तो उसी अभियान के वापस आते समय रास्ते में उनका मित्र यानी गौड़ देश के राजा शशांक के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है और शशांक को ये सारा कहानी सुनाते हैं। तब शशांक अपने मित्र राजवर्धन को कहते हैं कि रात्रि विश्राम आप मेरे राजमहल में कर लीजिए, क्योंकि आप अभियान से बहुत ही थक गए हैं, युद्ध करते करते आप काफ़ी थक गए हैं। तो क्या होता है कि राजवर्धन अपने मित्र की बात को काट नहीं पाते हैं और राजमहल में दोनों भाई बहन रात्रि विश्राम करने के लिए निश्चय करते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको और गहराई तक लेकर जा रहा हूँ। अब क्या होता है कि मौका पाकर गौड़ देश के राजा यानी शशांक यानी राजवर्धन का मित्र रात्रि में ही अपने ही मित्र यानी राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। यानी जिस मित्र के ऊपर भरोसा किया उसी ने सजा दिया। और इसी गड़बड़ी में राजश्री वहाँ से भाग निकलती है। दुखों से घबराकर राजश्री विंध्य के जंगलों में भटकने लगती है। उसके दिमाग में यही सब चीज़ सोच आता है कि माता पिता नहीं रहे, भाई मर गया, अब मैं जी कर क्या करूं। तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश करती है। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु राजश्री को आकर बचा लेता है और उन्हें मतलब राजश्री को जाकर हर्षवर्धन के पास पहुंचा देता है। दोनों भाई बहन इतने दिनों के बाद मिले, दोनों आपस में लिपट कर रो रहे थे। राजश्री ने पूरा एकदम कहानी हर्षवर्धन के सामने पेश कर दिया, सुनाया। इतना बड़ा दुखों का पहाड़ हर्षवर्धन के ऊपर पड़ने के बावजूद भी हर्षवर्धन ने कभी भी अपना साहस, पैशंस, धैर्य कभी नहीं खोया। इतने बड़े संकट की घड़ी में भी हर्षवर्धन ने सूझबूझ के साथ समस्त उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हर एक कदम फूंक फूंक कर उन्होंने रखा और बड़े ही सहनशीलता के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ उत्तर भारत में अपना दबदबा स्थापित किया। उस समय कन्नौज जो मतलब जहाँ पे गृहवर्मा का शासन चलता था, तो उस जगह पे अपनी बहन को वहाँ की महारानी घोषित कर दिया गया और अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर अपनी राजधानी कन्नौज में कर लिए, ताकि दोनों राज्यों का शासन अच्छा से चल सके। इतना ही नहीं, आप सुने होंगे राजा हर्षवर्धन के काल में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी भारत की यात्रा पर आए थे। जब ह्वेनसांग को पता चला कि उत्तर भारत में ऐसे वीर प्रतापी राजा हैं, तब हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आए थे। और हर्षवर्धन एक प्रसिद्ध कुशल शासक ही नहीं था, ये कवियों का आश्रयदाता भी था और बहुत बड़े नाटककार भी थे। इन्होंने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक नाटकों की रचना की। बाण भट्ट इनके दरबारी कवि थे और बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की। इसीलिए हर्षवर्धन अपनी ही राजमहल में, अपनी राज्य में हर्षवर्धन मतलब ह्वेनसांग का स्वागत करते हैं। और उस समय में कन्नौज में एक महासभा आयोजित की जाती है और कन्नौज की महासभा की अध्यक्षता स्वयं खुद यानी ह्वेनसांग को करने के लिए कहते हैं। और ह्वेनसांग की अध्यक्षता में कन्नौज में महासभा होती है और उस महासभा में दोनों भाई बहन अपनी संपत्तियों का वितरण कर देते हैं। प्रजा के हित में मोती जवाहरात खूब बांटते हैं। तो इस प्रकार अपनी मतलब एक कुशल शासक होने का परिचय दिए हैं हर्षवर्धन ने। तो देखिए ये स्टोरी सुनने के बाद आपके जितने सारे डाउट्स थे सब क्लियर हो चुके हैं। एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं ये सब क्लियर हो चुका है। और ये आपका जो मैंने स्टोरी सुनाया ये आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाएगा।
मतलब वो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं जो एग्ज़ाम में बनते हैं। जैसे एक दो मैं आपको बता देता हूँ कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, हर्षवर्धन ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया, हर्षवर्धन के माता पिता का नाम क्या था, हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके हैं। और इस स्टोरी से हमें एक सीख मिलती है कि पैशंस को खोना नहीं है। इसीलिए एक धमाकेदार थेसिस मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। कहा जाता है कि लाख दलदल सही पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर ऊपर उठाए रखिए, और कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो चलिए, इस स्टोरी के एंड होने के बाद मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर एकदम आग की तरह कर दीजिएगा। और नए रोमांचक कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।